गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आप आज का जो प्रैक्टिस सेट हमारा है मॉडल पेपर 10। ठीक है, तो ये अनसॉल्व पेपर हम अभी तक सॉल्व करवा रहे हैं, तो ये परीक्षा में आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। कारगर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर पूरे प्रैक्टिस सेट आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा। हालांकि परीक्षा का जो पैटर्न है वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 10वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 8-9 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर किसी में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट के लिए हम इस प्रकार का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम टीचर से क्वेश्चन पूछने में डरते थे, और हम ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि बच्चे अपने मित्र से प्रश्न ना पूछ करके डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, सर ये क्वेश्चन बता दीजिए ना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है क्योंकि राइटिंग के लिए कई बार मार खाए हैं। ठीक है, लेकिन समझ में आपको प्रॉपर आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लेते हैं हम यहाँ पे। प्रैक्टिस सेट आप निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 10। इस पूरा प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पैराग्राफ को आपको प्रॉपर तरीके से रीड करना है। वही सेम सिचुएशन है। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का दिया रहेगा, जिसमें 15 मिनट जो अलॉट दिए जाते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही 15 मिनट होते हैं। 15 मिनट में अगर आपने क्वेश्चन पेपर को सही प्रकार से अगर रीड कर लिया है तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रीड करेंगे इस पैराग्राफ को। उसके बाद आपके जो 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पैराग्राफ को जब आप रीड करेंगे प्रॉपर तरीके से, आपके नीचे 4 विकल्प दिए जाएंगे। 4 विकल्प में से सही ऑप्शन को आपको टिक करना है। टिक नहीं करना, हालांकि आपको OMR शीट पे भरना है इसका राइट आंसर। तो चलिए पैराग्राफ को रीड करते हैं। फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, यानी कि फॉरेस्ट होता है जो जंगल, वन होते हैं जो जंगल, यानी कि वनों को कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, यानी कि ऑफ ए कंट्री, यानी हमारे देश के, यानी हमारे देश का हरा सोना वनों को कहा जाता है। यहाँ तक प्रॉपर आपको समझ में आएगा कि वनों को या जंगलों को हमारे देश का हरा सोना कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड। क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड। अब ये पॉइंट याद रखें कि इससे निश्चित तौर पर नीचे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिकॉज, क्योंकि, यानी हमारे देश का वनों को जो हरा सोना कहा जाता है क्योंकि दे आर वेल्थ ऑफ कंट्री, वे हमारे देश का क्या है? धन है। वेल्थ मतलब धन है। फॉरेस्ट गिव्स अस रेन, यानी कि वन हमें क्या देते हैं? वर्षा देते हैं। यानी कि जब हमारे देश में वन रहेंगे तो वर्षा अधिक होगी। दे प्रिवेंट फ्लड, वे बाढ़ को भी रोकते हैं। ज़्यादा वन रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब आप वन रहेंगे तो बाढ़ की समस्या भी बहुत कम आएगी, यानी कि पानी का कटाव न के बराबर होगा। क्या करते हैं? प्रिवेंट रोकते हैं, फ्लड मतलब बाढ़ को रोकते हैं। एंड गिव्स अस नंबर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट, हमें बहुत ही बहुमूल्य प्रोडक्ट देते हैं। प्रोडक्ट का मतलब बहुत ही उत्पाद, यानी कि जिस प्रकार से उत्पादों का मतलब उनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, वो चीज़ें हमें प्रोवाइड कराते हैं हमारे वन। ठीक है। वी गेट टिम्बर फॉर बिल्डिंग, यानी हम इनसे क्या करते हैं? टिम्बर मतलब इमारती लकड़ी भी प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारी बिल्डिंग मतलब इमारत बनाने में हमारी मदद करेंगे। अवर हाउसेस, घर बनाने में। वुड्स फॉर फर्नीचर, यानी कि लकड़ी देते हैं जिससे हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। अभी आपके पास कुर्सी, मेज, टेबल वगैरह होगी, वो फर्नीचर यानी लकड़ियों से ही बनता है। और लकड़ी कहाँ से मिलती है? हमें जंगल या वनों से मिलती है। ठीक है। फ्यूल फॉर द कुकिंग फूड, यानी और जंगल क्या, यानी कि वन हमें ईंधन देते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? खाना पका सकते हैं। अभी तो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस का कनेक्शन दिया है, तो इससे थोड़ा बहुत तो लाभ हुआ ही है। ठीक है, तो हमें वन क्या देते हैं? लकड़ियाँ देते हैं, ईंधन देते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? खाना बनाने में उनका उपयोग कर सकते हैं। फ्रॉम ऑल साइड फॉरेस्ट आर फ्रूटफुल, यानी कि हमारे लिए जो वन है हमारे लिए हर प्रकार से, यानी कि हर साइड से, हर चीज़ से कैसे हैं? वो हमारे लिए लाभदायक है। फ्रूटफुल का मीन्स होता है कि लाभदायक है। बी शुड, हमें चाहिए, ट्राई टू सेव द फॉरेस्ट, हमें वनों को बचाना चाहिए। अब निश्चित तौर पे अगर आपने पैराग्राफ को सही प्रकार से अंडरस्टैंड अगर समझ लिया है तो आपका क्वेश्चन पहला यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है व्हाट आर द फॉरेस्ट कॉल्स, यानी कि वनों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके ब्लैक डायमंड,
येलो गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमने यहाँ पे नन ऑफ दीज पूरा मेंशन कर दिया है। पहले वाली वीडियो हमने किया था एनओटी, एनओटी का मतलब वही होता है नन ऑफ दीज, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट करके पूछा सर एनओटी क्या होता है, तो एनओटी का मतलब होता है नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में से कोई नहीं। तो चलिए हम इसका राइट आंसर चूज करते हैं, क्योंकि व्हाट आर द फॉरेस्ट कॉल्ड, यानी कि वनों को कहा जाता है ब्लैक डायमंड, कहीं पे ब्लैक डायमंड की कोई बात नहीं हुई है। एलिमिनेशन करना आ गया तो समझो आप आसानी से 20 में से 18 या 19 नंबर आराम से ला सकते हैं, क्योंकि स्कोरिंग नंबर आपके यही होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं स्कोरिंग नंबर यही होते हैं। ब्लैक डायमंड की कोई बात नहीं, पूरे पैराग्राफ में ब्लैक डायमंड की कोई बात नहीं की गई थी। येलो गोल्ड यानी कि पीले सोने की भी कोई बात नहीं की गई थी। पहली वाली लाइन में इसको पढ़िएगा आप, ग्रीन गोल्ड यानी कि वनों को क्या कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड, हमारे देश का ग्रीन गोल्ड यानी कि हरा सोना, वनों को क्या कहा जाता है, हरा सोना कहा जाता है। तो सी फॉर कैनेडा इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, सी फॉर कैनेडा इज द राइट आंसर, यानी कि वनों को क्या कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ये आपका सी ऑप्शन राइट जवाब होगा आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। जब आप पैराग्राफ को प्रॉपर तरीके से रीड करेंगे तो आंसर का सही ऑप्शन चूज करने में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस धैर्य बना के आप पैराग्राफ को रीड करते रहें। कोई कहावत है ना कि परेशानियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ, तो आपको परीक्षा जैसे ही नज़दीक आ रही तो परेशान नहीं होना है, बट कि उनका सामना करना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इनसे बचकर के निकल जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है कि व्हाट प्रोडक्ट्स टू द फॉरेस्ट गिव्स अस, यानी कि क्या क्या प्रोडक्ट हमें वन क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं, वन या जंगल हमें क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं। ऑप्शन है आपके रैन बिल्कुल देता है, यहाँ पे बताया था कि द वैल्यूबल प्रोडक्ट बीकन टिम्बर फॉर द बिल्डिंग एंड द बोर्ड्स फॉर द, ठीक है, प्रिवेंट फ्लड एंड गिव्स अस द रैन, ठीक है। यहाँ पे देखिए दे आर वेल्थ ऑफ कंट्री फॉरेस्ट गिव्स अस, हाँ यानी कि वन क्या देते हैं हमें, वर्षा भी देते हैं, यानी कि वन ज़्यादा रहेंगे तो आपका मानसून बढ़ेगा और मानसून होगा तो आपकी वर्षा होगी। तो रैन आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रिवेंट फ्लड, यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भी है क्वेश्चन में कि प्रिवेंट फ्लड यानी कि बाढ़ को रोकते हैं, वन रहेंगे तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है वैल्यूबल प्रोडक्ट, यानी कि फॉरेस्ट गिव्स अस वैल्यूबल प्रोडक्ट, यूज अप नंबर ऑफ वैल्यूबल प्रोडक्ट। तो आपके 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है, आपका रैन भी मिल रहा है, प्रिवेंट फ्लड भी मिल रहा है और वैल्यूबल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आपका ऑल ऑफ दीज यानी कि ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं, तो डी द राइट आंसर, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ठीक है, इस प्रकार से आप आंसर सेलेक्ट करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन बाय वर्ड फ्रूटफुल, यानी कि फ्रूटफुल का मतलब क्या है, इनका हिंदी अर्थ क्या है। तो हार्मफुल, बिल्कुल हार्मफुल की कोई बात नहीं की गई, वन हमारे लिए कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं। देखिए अब पैराग्राफ को रीड करना है सही प्रकार। अगला आते हैं प्रॉफिटेबल, बिल्कुल वन हमारे लिए कैसे होते हैं, बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो फ्रूटफुल का मीन्स का मतलब है कि ये लाभदायक होते हैं, तो बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर होगा। समझ में आ गया, ये आपके 3 क्वेश्चन के आंसर फटाफट आपको पूरे पैराग्राफ में मिल गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 3 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए हैं, ये मॉडल पेपर फॉर प्रैक्टिस 10 है, आप चाहें तो अपने पास रख सकते हैं और आप हमें अंत में स्कोर बताएंगे कि आपका 20/20 कितना हो रहा। ऑब्जेक्टिव में तो बता सकते हैं, आगे की बात आएगी तो हम अभी बता देंगे, फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव पे आपको फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन संख्या प्रश्न संख्या 4 से 8 तक। चलिए इसको हम रेज कर रहे हैं, उसके बाद से 4th क्वेश्चन मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 से 8, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 से 8 भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको सही ऑप्शन टिक करना है, आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देयर डॉट डॉट सम बुक्स इन हिज बैग, यानी कि उसके बैग में कुछ किताबें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इज आपका हो नहीं सकता है, देयर इज सम बुक्स यानी कि प्लूरल है तो आपका एज का प्रयोग तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे देखिए बर, देयर बर सम बुक्स इन हिज बैग, उसके बैग में कुछ किताबें थीं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा।
समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन करते हैं, बाज हो नहीं सकता और हैज हो नहीं सकता, तो राइट आंसर को होगा आपका, राइट आंसर है बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे सेंटेंस है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये प्रश्न संख्या आपका 5 है। ऑप्शन बता दें इसके। पहला ऑप्शन दिया गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ सी ऑप्शन है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। अब आप कमेंट नहीं करेंगे कि आपका इसमें NOT क्या होता है, पूरा पूरा लिखा है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई कीजिए, पहचान कीजिएगा ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ही गेट्स, जब मैन वर्ब में ऐसा यस लग जाएगी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा। ठीक है, एलिमिनेशन कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यदि वाक्य होगा तो मैन वर्ब में एस या यस नहीं लगी होती, बल्कि साइक्रिया क्या लगी होती, एज एम आर लगी होती। इसकी पहचान के लिए साइक्रिया क्या है आपकी, एज एम आर प्लस आपका B4 होगा, तब आपका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अर्थात हम कह सकते हैं कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट की यदि हम बात करें तो इसकी सहायक्रिया जो होती है हैज और हैव प्लस आपका बी थर्ड होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पे हैज और हैव बी थर्ड का कोई प्रयोग नहीं, ये भी नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं, तो आपका ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मेन वर्ब में ऐसे यस लगी है, तो आपका ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, आपको इसको रीऑर्डर करना है। चलिए हम इसको रीऑर्डर लगाते हैं, इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, आप देखिए उठा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मेंशन है, आप इसको रीऑर्डर करना है। रीऑर्डर करने का हमने आपको रूल्स बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, रीऑर्डर करने के लिए आपको आंसर करने के लिए क्या करना है, आपको इसमें से कर्ता निकालना है। अब देखिए कर्ता क्या है आपका, कर्ता देखेंगे गो टू गेट अप अर्ली, गुड, यहाँ पे कर्ता निकल के आ जाएगा आपका 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 के साथ साइक्रिया क्या आ जाएगी, इट इज। आप मैन वर्ब देखेंगे तो मैन वर्ब आपका गेट अप, देखिए सब्जेक्ट आपका निकल के आ गया 8, ठीक है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब बाकी 8 इज। ठीक है, 8 के साथ क्या लगी, हेल्पिंग वर्ब 8 इज आ गई। अब क्या होगी, ये एक बहुत अच्छी आदत है, इट इज गुड टू गेट अप, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये इसका रीऑर्डर लग गया है, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन इसका आपका राइट होगा, तो इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट इज गुड इन द मॉर्निंग टू गेट अप अर्ली, टू गुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट इज गुड इन द मॉर्निंग टू गेट अप, इट इज अ गुड। तो देखिए ये ऑप्शन किस में है आपका, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। तो ए ऑप्शन इसमें टिक कीजिएगा, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका करेक्टली स्पेलिंग बतानी है आपको, करेक्ट स्पेल जो है उसको बताना है। ऑप्शन है आपके बिलीव, ए ऑप्शन है बिलीव,
बी ऑप्शन है इसका रिसीव एंड सी ऑप्शन है आपका डिसीव एंड डी ऑप्शन है आपका वही NOT। अब आप समझ जाइएगा NOT का मतलब होता है नन ऑफ दीज। इनमें से आपको करेक्ट जो स्पेलिंग है उसको बताना है। तो देखिए रिसीव की स्पेलिंग ये सही है नहीं है, तो आपकी स्पेलिंग जो सही है बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने एलिमिनेशन करके बताएं आप कि हमारे कमेंट में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लगे रहिए आप हमारे साथ, चाय पी लीजिए आराम से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ही फेल डॉट डॉट पॉन्ड। अब आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका इन, बी ऑप्शन है ऑन एंड सी ऑप्शन है इनटू एंड डी ऑप्शन है अपॉन। अब आपको राइट आंसर बताना है। जल्दी से आप मुझे बताइए इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रीपोजिशन आपको भरना है, प्रीपोजिशन भरना है ही फेल डॉट डॉट, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इन भरा जाएगा, ऑन भरा जाएगा, या फिर इनटू या अपॉन भरा जाएगा। आप हमें राइट आंसर बताइए, इसका ऑप्शन क्या सही होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सभी के पास ये वाला प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, देखिए इन और इनटू, इन और इनटू यानी कि दोनों का हिंदी अर्थ होता है मैं। लेकिन जब कोई वस्तु गति करके कहीं पर जाता है और जो वस्तु ऑलरेडी पहले से किसी में अंदर होती है तो उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। गति जब इमोशन होगा, इमोशन नहीं सॉरी मोशन होगा, गति होगी, तब वहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे। तो ही फेल हुए गिर पड़ा इनटू द पॉइंट, तो यहाँ पे भरा जाएगा आपका इनटू द पॉइंट। तो आपका सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। सी फॉर चांदनी भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 9 से 10। 9 से 10 आपको फिर से पैराग्राफ पढ़ना है। 9 और 10 प्रश्न संख्या हल करने के लिए आपको फिर से पैराग्राफ पढ़ना है। तो पैराग्राफ रीड कर लीजिए आप, यहाँ पे ध्यान से पैराग्राफ को देखें। पैराग्राफ है आई गोट अलोंग प्रेटी वेल विद माई टीचर्स। पहला क्वेश्चन दिया है आई रेफर टू, ऑप्शन है आपके मिस्टर कीसिंग, CN, NA फ्रैंक और जैकवेट। यहाँ पे देखिए जो सबसे पहली बात हो रही है आई हेयर, यानी आई किसको प्रदर्शित करता है, तो मिस्टर कीसिंग को करता है। किसको करता है, मिस्टर कीसिंग को करता है। मिस्टर कीसिंग क्या थे, एक टीचर थे जो आपको क्या पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे। ये जब भी आप NA फ्रैंक का चैप्टर पढ़ेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से आपको इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा मिस्टर कीसिंग। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। 9वें क्वेश्चन का आंसर है ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 10। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट से पढ़ाई करें। रट्टा नहीं आपको मारना, बट कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए रट्टे वाली बात अलग होती है। रट्टा का मतलब होता है आप ये कह जाए कि ये प्रश्न हम आपको टिक लगा दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, शोध करके पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करनी है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है। अगला 10 क्वेश्चन ये कह रहा है मिस्टर कीसिंग टीचेज NA एंड हर क्लासमेट, यानी कि NA को मिस्टर कीसिंग और उसके सहपाठियों को क्या पढ़ाते थे, बायोलॉजी पढ़ाते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, या फिजिक्स पढ़ाते थे, या मैथमेटिक्स। अभी आपको रहता है ये मिस्टर कीसिंग जो थे वो एक टीचर थे। क्या थे, एक टीचर थे, और ये सब्जेक्ट पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स, यानी कि गणित के टीचर थे। तो मैथमेटिक्स इज द राइट आंसर। आपके ऑप्शन में होगा डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। समझ में आ गया ना। ठीक है, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 की तरफ। इसको इरेज कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप रीड कीजिए तब तक। ये प्रैक्टिस सेट आपका 10th है, इसके बाद पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। कल हो सकता है हम आप लोगों को एक सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लगवाएं, जिसमें नदियाँ, पर्वत, पहाड़ वगैरह की जानकारी देंगे। ठीक है, बस धैर्य बना के पढ़ाई करते रहें। अगला क्वेश्चन संख्या लेते हैं हम 11।
प्रश्न संख्या 11 देखिए, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्क रेन ड्रॉप विद, यानी कि लेंचो ने बारिश के बूंदों की तुलना की गई थी, किससे की थी? फर्स्ट ऑप्शन आप सिल्वर कॉइन्स, ए ऑप्शन है आपका सिल्वर कॉइन्स, बी ऑप्शन है आपका पर्ल्स, पर्ल्स मतलब मोतियों से की गई, सी ऑप्शन है आपका डायमंड, डायमंड का मतलब हीरे से, एंड डी ऑप्शन है आपका न्यू कॉइन्स। जब आपने लेंचो वाला चैप्टर पढ़ा तो आपको बताया गया था कि लेंचो को एक खेत को हल्की बारिश के बूंदों की आवश्यकता थी, लेकिन मूसलाधार बारिश हुई, ओलों की वर्षा हुई थी, लेंचो की फसल कैसी हो चुकी थी? नष्ट हो चुकी थी। लेंचो के पास जब बारिश की बूंदें गिरी थी तो उन्होंने छोटे वाले बारिश की बूंदों को 5 पैसे के सिक्के के समान बताया था, बड़ी बूंद गिरी थी उसको 10 पैसे के सिक्कों के समान बताया था। तो ऑप्शन आपका टी फॉर डेनमार्क राइट आंसर होगा। यानी कि बारिश बूंदों की तुलना उसने किसने की थी? न्यू कॉइन, यानी कि नए सिक्कों के जैसे उसने क्या कर दी थी? तुलना कर दी थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, व्हाट आर द बेकर्स नॉन एज इन गोवा, यानी कि गोवा में बेकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? पैडर, ए फॉर अमेरिका इधर राइट आंसर होगा, इसको पैडर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये जब आप चैप्टर आपने पढ़ा था तो चैप्टर में हमने आपको बता दिया था जितने भी प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री के चैप्टर थे सारे के सारे चैप्टर 1 बाय 1 करके पढ़ाए हैं। कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ये 12, सॉरी ये 13 क्वेश्चन था, 12 क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा। 12 क्वेश्चन ये कह रहा है, हाउ डज एन वांट टू बिगन हर डायरी, how does NA want to begin her diary by giving introduction? तो आपका बी ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन होगा, by giving introduction। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 आप रीड करेंगे, इसमें पोएट्री का पोर्शन है। से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि ये संसार का अंत होगा, किससे होगा? फायर यानी आग से होगा। सम से नाइस, और कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अंत होगा बर्फ से होगा। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि फ्रॉम द पोएम हैव बीन लाइन दिस टेकन, यानी कि ये जो लाइनें हैं अभी हमने आपको बताई, ये लाइनें किस पार्ट से लेंगे? चैप्टर के नाम यहाँ पे मेंशन है, डस्ट ऑफ स्नो, पहला ऑप्शन समझिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का पहला ऑप्शन है डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। बी ऑप्शन है फायर एंड आइस। देखिए जहाँ पे बात की गई थी फायर एंड आइस की, कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अंत बर्फ से होगा, कुछ लोगों का मानना है संसार का अंत बर्फ से होगा, तो बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर होगा। डस्ट ऑफ स्नो की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा बी, फायर एंड आइस। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 देखिए, 15 में पूछा गया हु कंपोज दीज लाइन्स, यानी कि ये लाइनें किसके द्वारा लिखी गई हैं? देखिए जब चैप्टर की बात आ जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड ऐसा दोनों के जो होते हैं वो पोइट हैं। दोनों के कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है? इन दोनों चैप्टर के क्या है? पोइट है। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में मिलेंगे? डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। 15 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16, 16 क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन आपका देखिए, द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी बाज एन। ठीक है, इसके ऑप्शन है पेंटर, पहला ऑप्शन है पेंटर, ठीक है, पेंटर की कोई बात नहीं है, एक्टर, सिंगर, वेटरनरी सर्जन, इसका ऑप्शन हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल, यानी हरि सिंह की जब आप कहानी पढ़ेंगे तो थीप्स ऑफ ए स्टोरी एक व्यक्ति था, यानी कि इसमें कहानी की बात की जाए तो कहानी का जो राइटर है वो है रस्किन बॉन्ड है, और कहानी में लेखक है,
कहानी में जो लिखता है वो अनिल है, और कहानी कहने वाला कौन है, तो वो हरी सिंह है, और कहानी में जो चोरी करने का काम करता है वो हरी सिंह करता है। यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, अनिल से हरी सिंह क्या चाहता था। ऑप्शन है आपके, वर्क काम चाहता था, मनी चाहता था, ईटेबल्स यानी कि खाने की कुछ वस्तुएं चाहता था, या घर चाहता था। तो आपका हरी सिंह से अनिल जो चाहता था सिर्फ और सिर्फ काम चाहता था, यानी कि वर्क। तो आपका ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीफन बाज ऑफन फुट प्रिंट विदाउट फीट, चैप्टर पढ़ाया था, तो उसने बताया था ग्रीफन क्या था, एक साइंटिस्ट था, और साइंटिस्ट आपका सी फॉर कनाडा है, यानी कि प्रश्न संख्या 18 का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, साइंटिस्ट। ग्रीफन क्या था, एक प्राय एक वैज्ञानिक था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ, इसको इरेज कर दें। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, व्हाट डिड एब्राइट रिचर्ड्स एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, यानी कि बचपन में एब्राइट क्या कलेक्ट मतलब इकट्ठे किया करता था। तो ऑप्शन में आपके रॉक्स, चट्टानों को, बटरफ्लाइज, कॉइन्स, या ऑल ऑफ एबव सभी को। तो बचपन में क्या करता था रिचर्ड्स एब्राइट, बटरफ्लाई यानी कि वो तितलियों को इकट्ठा किया करता था। तो ऑप्शन है आपका बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इस बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में अंतिम लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसानी पूर्वक आंसर देना है। हु वाज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थे। ऑप्शन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सोच समझ के आंसर देना है। बोलीज कैट, बी ऑप्शन है आपका बोलीज काउ, और सी ऑप्शन है बोलीज मदर, बोलीज मदर, और डी ऑप्शन है NOT, वही नन ऑफ दीज। अब आपको बताना है कि लक्ष्मी कौन थी, आंसर आप खुद बताएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर है जो लक्ष्मी थी वो भोली की क्या थी, काऊ। क्या थी, भोली की गाय थी, जिसे उसके पिता नंबरदार रामलाल मार्केट में इसको बेच आए थे। तो बी फॉर बॉम्बे द राइट आंसर। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत हुए। स्कोर क्या करा 20 आप नीचे लिख करके कमेंट में बताइए आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, चलते हैं अब पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी, पार्ट ए में देखिए जो OMR बेस्ड क्वेश्चन होते हैं पूरे के पूरे प्रश्न संख्या हम कर चुके हैं, और आपका काम है हमें बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। इसकी साथ ही श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। देखिए पार्ट बी में पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ करके आपको जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, देखिए समय मिलेगा तो हम ये आंसर सेलेक्ट करना भी, आपको आंसर छांटना भी बताएंगे। इसके बाद हम चलते हैं राइटिंग पे। इसमें क्या करना है आपको, एक पहला प्रश्न है, राइट ए लेटर टू योर सिस्टर, यानी कि आपको अपनी सिस्टर यानी बहन को एक पत्र लिखना है। टेलिंग हर अबाउट योर विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, आप एक ऐतिहासिक जगह पर गए हो तो आप उनको सिस्टर को लेटर के माध्यम से बताएंगे। यदि नहीं आ रहा है तो इसके पास ऑप्शन में आपके राइट एन एप्लीकेशन टू योर द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट यू द 4 days लीव एज यू हैव टू अटेंड योर फादर्स गेटिंग ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, यानी कि आपके पिताजी हॉस्पिटलाइज हैं तो आपको अपने प्रिंसिपल के लिए लेटर लिखना पड़ेगा, और लेटर में आपके लिए क्या करने, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें 4 दिन की छुट्टी चाहिए। सिंपल सा प्रोसेस है, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे, स्कूल नेम। ठीक है,
आप चाहें तो हमारे इस चैनल पे जाकर के आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि एक आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ऐसे लिखना पड़ेगा जिसमें आपकी हेडिंग्स वगैरह दी गई हैं। हमने ऐसे वगैरह लिखना भी बता दिया है, तो आप चाहें तो हमारी पिछली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि और भी बच्चों को जो मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं उनको भी फायदा हो सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं ग्रामर पोर्शन की तरफ। तो ये आपका लिटरेचर का पोर्शन था। ठीक है, ग्रामर पोर्शन हम हल करके बताते हैं ग्रामर पोर्शन कैसे हल करते हैं। ग्रामर पोर्शन में आपके 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखा, शी सेड टू हर फ्रेंड प्लीज कम अगेन। ठीक है, सेंटेंस हम यहाँ पे लिखते हैं, शी सेड टू हर फ्रेंड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, प्लीज कम अगेन। बहुत आसान सा क्वेश्चन देते हैं थोड़ा। देखिए, हमने नरेशन जब आपको पढ़ाए थे प्रॉपर तरीके से पढ़ा दिए थे। जब वाक्य में रिपोर्टिव स्पीच के वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द लग जाएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आप किस में रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो इसकी इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड, हर फ्रेंड। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा जो हटाएंगे तो क्या कर देंगे, टू लगा देंगे। सी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड, उसने अपने मित्र से प्रार्थना की। ठीक है, प्लीज शब्द को हटा दिया जाता है, कम अगेन यानी कि पुनः आइए। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर का लेते हैं। इसको आपको चेंज करना है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एवरीबॉडी नोज हिम, एवरीबॉडी नोज हिम। ठीक है, इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सिंपल सा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आप बना देते हैं। ये अच्छे खासे रूल्स हम लिखा चुके थे, आप पीछे वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो पैसिव के लिए आपको सिंपल सा समझना है कि आपके जो टेंस होते हैं वो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, मल्टीपल कर देंगे बराबर आपके इक्वल टू आपके 12 टेंस हो जाएंगे। 12 टेंस में से 4 जो टेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, बाकी 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है किस टेंस का वाक्य, उसी के अगले वाले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब ले ली जाती है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका हिम का हो जाएगा ही। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो अगले वाले सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की साइक्रिया ले लिए तो हो जाएगा एज। नो का हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लगा देंगे नॉन। ठीक है, बाई एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। कुछ कंडीशन में क्या होता है कि अननोन सब्जेक्ट होता है, उसको अननोन सब्जेक्ट को बाई के बाद नहीं लिखा जाता। आप यहाँ तक भी आप कर दें तब भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे एवरीबॉडी नोज हिम, प्रत्येक व्यक्ति उनको जानता है, तो ही इज नॉन वह जाना जाता है बाई एवरीवन, प्रत्येक के द्वारा। ठीक है, अननोन सब्जेक्ट की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं हमने आपको चेक कर सकते हैं आप हमारे इस चैनल पे। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में काफ़ी ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना हमने आपको सिखाया था। चलिए, पंचुएट का मतलब होता है कि आपको लेटर जहाँ पे उचित होगा वहाँ पे बड़ा लेटर करेंगे, जहाँ पे उचित नहीं होगा वहाँ पे छोटा ही रखेंगे। डू यू नो, तो यहाँ पे लिखा है डू यू नो, डू यू नो। चलिए हम पूरा सेंटेंस ही लिखते हैं, यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है? ठीक है, डू यू नो दैट लखनऊ, LUCKNOW, दैट लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज हिस्टोरिकल सिटी। कुछ नहीं करना, जहाँ पे उचित लगे वहाँ पे आपको बड़ा लेटर कर देना। ये डू यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे डू इस तरह का कर देंगे, डू यू नो द लखनऊ। लखनऊ किसी भी प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर होता है वो आपका कैसा होता है, कैपिटल होता है। लखनऊ को आप एल बड़ा कर दें, कैपिटल का आप सी बड़ा कर दें।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आपको स्टोरी बनानी है। चलिए हम स्टोरी बनाना सिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको स्टोरी बनानी है। देखिए स्टोरी के 4 नंबर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टोरी को बहुत सोच समझ के आपको करना है। चलिए स्टोरी यहाँ पे मीना कक्षा 10 की विद्यार्थी है। सबसे पहले हमने आपको इसके पॉइंट कुछ बताए थे। सेंटेंस को कहाँ तक पढ़ेंगे, फुल स्टॉप तक पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका फुल स्टॉप होगा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा है प्रॉपर तरीके से इसको रीड करेंगे। प्रॉपर तरीके से जब आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टेंस जो है, सेंटेंस किस टेंस में जाएगा और किसके अनुसार, इसके अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी। मीना कक्षा 10 की छात्रा या विद्यार्थी बातें की है। तो मीना कक्षा 10 की छात्रा है मतलब प्रेजेंट में, तो हो जाएगा मीना इज क्या है, द स्टूडेंट। मीना इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। सिंपल सा समझ में आ गया, प्रेजेंट का वाक्य है, यानी कि इज एमआर का प्रयोग होगा। मीना कक्षा 10 की छात्रा है, तो मीना इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है। अगला पॉइंट है इसका, वह इलाहाबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। तो वह मतलब किसके लिए आया, मीना के लिए आया। तो यहाँ पे करेंगे सी रीड्स। अगर आप रीड्स नहीं कर पाते तो स्टडीज हो जाएगा, ठीक है। सी रीड्स, वह पढ़ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सी रीड्स, वह पढ़ती है इन इलाहाबाद पब्लिक स्कूल, ठीक है। वह सी रीड्स, वह पढ़ती है इन इलाहाबाद पब्लिक स्कूल, वह इलाहाबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। अगली लाइन है, वह बहुत अच्छी, सॉरी, वह 15 वर्ष की है। वह 15 वर्ष की है, प्रेजेंट में है। तो ये हो जाएगा सी इज 15 ईयर्स ओल्ड। वह कितने वर्ष की है, 15 वर्ष की है। वह 15 वर्ष की है मतलब सी इज 15 ईयर्स ओल्ड। सेंटेंस को फुल स्टॉप तक पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका, वह 15 वर्ष की है, वह बहुत अच्छी गायिका है। मतलब कंटिन्यूस में ही जा रहा है, प्रेजेंट में है, वह अच्छी गायिका है। तो ये हो जाएगा सी इज ए गुड सिंगर, मतलब होता है गायिका। सी इज ए गुड सिंगर, वह बहुत अच्छी कैसी है, गायिका है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी लगाएंगे आप। चलिए इसको दोबारा कर देते हैं। वह एक बहुत अच्छी गायिका है, नहीं, वह बहुत अच्छी गायिका है। हो जाएगा सी इज वेरी, वेरी मतलब बहुत, गुड सिंगर। राइटिंग समझ में आ रही है, ठीक है। सी इज वेरी गुड सिंगर, वह बहुत अच्छी क्या है, गायिका है। वह प्रायः स्कूल के सभी समारोह में नृत्य करती है। वह स्कूल के सभी समारोह में नृत्य करती है, ठीक है। तो क्या करते हुए, नृत्य करती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, इसका मतलब वो है सभी क्या करती है, सभी स्कूल के जितने भी फंक्शन होते हैं, समारोह होते हैं, सभी में क्या करती है, नृत्य करती है, ठीक है। तो हो जाएगा सी ऑफन। सी ऑफन, वह प्रायः डांसेस, ऐसे यस का प्रयोग कर देंगे, नृत्य करती है। सी ऑफन मतलब होता है प्रायः, ऑफ डांस मतलब नृत्य करती है, ठीक है। कहाँ करती है, इन ऑल द फंक्शन, फंक्शन मतलब समारोह, ऑल द फंक्शन ऑफ स्कूल, स्कूल के सभी समारोह में क्या करती है, नृत्य करती है। स्कूल के सभी समारोह में वो क्या करती है, नृत्य करती है। उसके बाद आ जाइए, वह स्वभाव से बड़ी मिलनसार है। वह स्वभाव से बड़ी मिलनसार है। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वह स्वभाव से बड़ी मिलनसार है। पूरी स्टोरी आपको प्रॉपर समझनी है। स्वभाव से बड़ी मिलनसार है, तो हो जाएगा सी इज गुड। वह अच्छी है बाई नेचर।
यानी वह स्वभाव से कैसी है, बहुत सबसे ज़्यादा मिलनसार है। अगली लाइन को पढ़ते हैं यहाँ पे, वह अपने सहपाठियों से अच्छा व्यवहार करती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो सी बिहेव करती है, सी बिहेव्स वेल, अच्छा व्यवहार करती है। ठीक है, सी बिहेव वह व्यवहार करती है, बेल्स अच्छा व्यवहार करती है, किसके साथ, अपने सहपाठियों के साथ, तो हो जाएगा विद, और सी के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, हर, क्लासमेट मतलब सहपाठी। वह अपने सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार करती है, वह अपने सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार करती है। ठीक है, आगे देखिए, उसने 5 वर्ष की आयु में नृत्य कला सीखना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसने क्या कर दिया था, 5 वर्ष की अवस्था में नृत्य कला सीखना क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो हो जाएगा सी, स्टार्टेड मतलब प्रारंभ कर दिया था, यानी कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ। सी स्टार्टेड टू लर्न, लर्न मतलब सीखना प्रारंभ कर दिया था। क्या प्रारंभ कर दिया था, फिर से एक बार रिपीट किया, उसने 5 वर्ष की आयु में नृत्य कला सीखना प्रारंभ कर दिया था। नृत्य कला मतलब डांसिंग, लर्न डांसिंग। ये देखिए आपका जीरंड बन गया, B1 + ING इक्वल टू आपका जीरंड बनता है। ठीक है, उसने करना नृत्य कला सीखना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, कितने वर्ष की अवस्था है, 5 वर्ष की। एट द एज ऑफ 5 ईयर, उसने 5 वर्ष की अवस्था में नृत्य कला सीखना प्रारंभ कर दिया था। सी स्टार्टेड, उसने प्रारंभ कर दिया था, टू लर्न सीखना, क्या, डांसिंग मतलब नाचना या नृत्य कला। एट द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 वर्ष की अवस्था में उसने नृत्य कला सीखना प्रारंभ कर दिया था। वह एक प्रसिद्ध नर्तकी बनना चाहती थी। ठीक है, चाहती थी, ये देखिए, अगर चाहती थी, यहाँ पे सेंटेंस में देखिए क्या, हाँ चाहती है। ठीक है, तो हो जाएगा सी वांट्स, वांट्स मतलब चाहती है। अगर यहाँ पे ये हो जाता चाहती थी, तो यहाँ पे आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, सी वह चाहती है। ठीक है, सी वांट्स टू, क्या चाहती है, बी ए फेमस, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, और नर्तकी का होता है डांसर। ठीक है, सी वांट्स टू बी ए फेमस डांसर, वह एक प्रसिद्ध नर्तकी बनना चाहती है। तो यहाँ तक देखिए आपका पूरा हो चुका है, स्टोरी तक आपका कंफर्म हो चुका है। ठीक है, स्टोरी आपकी 4 नंबर की बहुत ही आसान स्टोरी थी, बट आपको क्या करना है, ये 2 पॉइंट याद करना, फुल स्टॉप तक आपको रीड करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से रीड करना पड़ेगा, क्या साइक्रियाँ आप लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हैं, लिटरेचर में पहला क्वेश्चन है आपका लिटरेचर का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है, व्हाई डिड पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचो फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, यानी कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को एक पत्र लिखा था। क्या लिखा था उसमें, जब लेंचो ने पैसों की डिमांड की थी भगवान से, तो लेटर किसके पास पहुंचा था, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के पास पहुंचा था। उन्होंने क्या कर दिया, उनकी लेंचो की मदद की थी, ताकि लेंचो का भरोसा जो है भगवान पर बना रहे। लेकिन लेंचो ने क्या कर दिया था, बिना सोचे समझे ही आरोप लगा दिया था कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी क्या हैं, चोर हैं। कृपया करके भगवान अगली बार जो धन हमें भेजें, कर्मचारियों के हाथों ना भेजें, डायरेक्टली हमें देने आए। ठीक है, कभी कभी हम अच्छे व्यक्ति को भी गलत मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें सोच समझ करके ही फैसला लेना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं, हमने आपको लिखाया भी है। अगला क्वेश्चन है आपके ऑप्शन में है, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, वाई डिड बल्ली वांट टू राइड ऑन द बस, बल्ली बस पर क्यों चढ़ना चाहती है। देखिए, बल्ली बस पर चढ़े या बस बल्ली के ऊपर चढ़े, कोई फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। ठीक है, बल्ली के ऊपर अगर बस चढ़ जाएगी तो बल्ली का तो अंत हो जाएगा। ठीक है, बल्ली जो है बस के ऊपर चढ़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, कम से कम 60 शब्दों में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, तभी आपको 4 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई हेल्प लेंचो, यानी कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की हेल्प कैसे की, वो आपको पता है कैसे कि उन्होंने एक दूसरे से चंदा मांगा था। ठीक है, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प,
लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया की थी उनकी मदद की? आपको पता है लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया की थी, यानी कि उल्टा उनको ही डांट दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको 40 वर्ड में आपका आंसर लिखना पड़ेगा। व्हाट मेड अमांडा सल्की एंड द मोडी? अमांडा चैप्टर आपने सही से पढ़ा होगा। अमांडा हमेशा क्या चाहती थी कि काश में ऑर्फन होती, अनाथ होती है। देखिए अमांडा ऐसा सोच रही थी, आप लोग ऐसा मत सोचना, क्योंकि जीवन में माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं रहेंगे, पिता सूरज की तरह गर्म जरूर होते हैं, लेकिन उनके न रहने पर अंधेरा छा जाता है। ठीक है, तो आप अमांडा की तरह सोचने का प्रयत्न ना करें। आपको आगे क्या करना है, 4 लाइन की आपको पोएम लिखनी है। ठीक है, 4 लाइन की पोएम आपको याद ही है। राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोएम। डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू, एनिमल्स, किसी पे आप एक टॉपिक पे आप सेंट्रल आइडिया लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको 25 शब्दों में। दे ही लेंगे हाउ सुलेखा बिकम भोली, सुलेखा जो होता भोली कैसे बन गई थी। ठीक है, इसकी कहानी हमने आपको बताई थी, क्योंकि 5 वर्ष तक सुलेखा ने बात नहीं की थी। ठीक है, बहुत सीधी सादी बच्ची थी, 2 वर्ष की अवस्था में उस पर अटैक हुआ था। अटैक किसका हुआ था? चिकन पॉक्स का, चेचक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। व्हाई इज मिसेज पंफरे वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में मिसेज पंफरे चिंतित क्यों थी? ऑप्शन में दूसरा है, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट का चरित्र चित्रण लिख देना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टोरी बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे इस चैनल के साथ, आपको प्रॉपर जानकारी मिलती रहेगी। देखिए, हमें आपसे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि इस बार स्कोर आपका 95 प्लस 95+ % आप अवश्य लाएंगे। मुझे यकीन ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है, क्योंकि इसके बाद हम आपको सोशल स्टडी की भी तैयारी, उसके भी प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे। तो आप धैर्य बना के रखें, जब तक 16 फरवरी आएगी तब तक आपके सभी सब्जेक्ट हम कंप्लीट करा देंगे। प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट लगवाया करेंगे। अभी इंग्लिश के हमारे प्रैक्टिस सेट जो हो गए 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। इसके बाद आई थिंक इस पूरे बुक में, ये पूरी बुक आप देख लीजिएगा, ये पूरी बुक में लगभग आई थिंक 15 मॉडल पेपर्स अनसॉल्व पेपर हैं, जो कि इसमें से 10 लगवा चुके हैं और 5 बचे हैं। वो भी आपके 2-3 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद प्रारंभ करते हैं हम सोशल स्टडी का। ठीक है, सोशल स्टडी के जब हम प्रैक्टिस सेट लगवा लेंगे उसके बाद हम बात करते हैं किसी और सब्जेक्ट की। ठीक है, तो धैर्य बना करके पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।